अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के वो एमसीक्यू जो स्टूडेंट रिकॉल करने में कामयाब हो सके और जिन्होंने हमें सेंड किए तो हमने उन एमसीक्यू को कंपाइल करके जितने एमसीक्यू जो थे वो हमने कंपाइल किए और आज की इस वीडियो में हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे ये पेपर 31 अगस्त मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होने वाले एमसीक्यू जो हैं वो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे सामने है the value of CV for monoatomic gas। याद रखिएगा CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हमें कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ CV फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस 3/2R। याद रखिएगा ये बाकायदा वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट में। तो CV की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R के बराबर है। और अगर डायएटॉमिक पूछा जाए, डायएटॉमिक पूछा नहीं गया, मैंने यहाँ आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है क्योंकि अगर किसी डेट पे अगर मोनोएटॉमिक गैस पूछा गया तो हो सकता है आने वाली डेट में डायएटॉमिक पूछ ले जाए। तो डायएटॉमिक गैस अगर पूछेगा तो आपका आंसर होगा 5/2R। तो डायएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ CV फॉर डायएटॉमिक गैस कितनी होती है? 5/2R। द वैल्यू ऑफ CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस 3/2R। R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। और अगर CP पूछा जाए तो CP माइनस CV इक्वल टू R में आप CV की वैल्यू पुट करके आप CP की वैल्यू भी क्या कर सकेंगे? निकाल सकेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया। यहाँ डैश था और मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नेटिक लाइंस पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक लाइंस इज द करेक्ट ऑप्शन। नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसमें प्रेशर और ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको मालूम है आइसोकोरिक प्रोसेस पर कोई वर्क डन नहीं होता। फिर इसके बाद है बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड इज। हमें कहा जा रहा है एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और उसकी एक्सेलरेशन जो बताई जा रही है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी जो है वो एक्सेलरेशन है और हमें कहा जा रहा है इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या होगी? तो सिंपल आपने जो है वो फॉर्मूला लगाना है VF इक्वल टू VI प्लस AT। अब VI जो है वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट से शुरू हुई। एक्सेलरेशन हमारे पास जो बताई जा रही है कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ रखा 10 सेकेंड के बाद हमें बताना है तो सिंपल हमारे पास आंसर इसका आ जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसकी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फाइनल वेलोसिटी अगर हम कहते तो वो कितनी आनी चाहिए? 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है व्हाट विल बी change in internal energy when work done by the system is 50 joule and heat absorbed is 140 joule। हमें बताना है change in internal energy, work done by the system 50 joule है और heat absorbed जो है वो 140 joule है। तो आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है change in internal energy बराबर है डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। अब डेल्टा U हमें बताना है, हीट एब्जॉर्ब हमारे पास जो है वो 140 है और वर्क डन बाय द सिस्टम जो हम पॉजिटिव में लेते हैं तो ये हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो कितना हो गया है? 50 जूल ना। तो 50 तो आंसर क्या आ जाएगा? 140 माइनस 50 तो कितना आंसर आ जाएगा? 90 जूल इसका आंसर होगा। 90 जूल इसका आंसर होगा। ओके भाई 90 जूल। फिर इसके बाद आगे है एक्सरेज आर टाइप ऑफ। एक्सरे किसके टाइप्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या है? एग्जांपल है। फिर ऑप्शन था इंफ्रासोनिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी। इंफ्रासोनिक वेव जो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस देन 20 हर्ट्ज। और अल्ट्रासोनिक की क्या है? अल्ट्रासोनिक की ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी अगर पूछा जाएगा तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। फिर इसके बाद है इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू y एक्सिस द एक्सेलरेशन इज। अब देखो भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी है और ये आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अब इसमें कह रहा है ये वेलोसिटी यहाँ होती है, टाइम यहाँ था। अब ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है अगर वाई एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, इसका मतलब टाइम क्या हो गया, इसका मतलब टाइम तो जीरो हो गया, क्योंकि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता तो फिर हम बात करते कि भाई एक्सेलरेशन जीरो है ये। अब ये क्या हो गया, यहाँ टाइम जीरो हो गया। तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी है ना, अपॉन टी। अब मैं अगर यहाँ टी को जीरो रखूँगा, टी को अगर मैं यहाँ रख देता हूँ जीरो, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या है, इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस द एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो सेंसिटिव मटीरियल वुड इमिट इलेक्ट्रॉन इफ एक्साइटेड बाय फोटोन बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन इमिट तब करेगा जब जो एनर्जी होगी वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी। हमें कहा जा रहा है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन की अगर हमें क्या करनी है, तादाद को बढ़ाना है, तो हमें क्या करना होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज। उसमें फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिव वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब यहाँ इसमें अलग दिया है, पीको, माइक्रो, मेगा, गीगा, अलग अलग शफलिंग में दिए गए हैं। और हमें कहा जा रहा है विच सेट ऑफ द प्रीफिक्सेस गिव वैल्यू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा प्रीफिक्सेस, यानी सबसे पहले छोटा होना चाहिए, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो करेक्ट ऑर्डर जो था वो क्या है, पीको सबसे छोटा, फिर माइक्रो, माइक्रो पीको से बड़ा होता है, फिर मेगा और फिर गीगा। ये करेक्ट ऑर्डर था। फिर अगला हमारे पास जो MCQ है वो है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या है, ml-1 t एक्सपोनेंट -2। तो ये भी आप बाकायदा देखिएगा। आगे है 100 किलोग्राम मैन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर विच एक्सीडेंटली फॉल्स फ्रीली। What will be the weight of the person in the freely falling elevator? हमें कहा जा रहा है 100 किलोग्राम का आदमी है जो कि एलिवेटर में स्टैंडिंग है, और हमें कहा जा रहा है which accidentally fall freely, और वो एक्सीडेंटली जो है वो एलिवेटर क्या हो जाती है, उसका केबल कट हो गया फॉर एग्जांपल, और वो फ्रीली जो है वो एलिवेटर नीचे की तरफ आती है। What will be the weight of the person इन द फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर। फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में उस शख्स का वेट क्या होगा, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें तमाम चीज़ें जो होती हैं उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 होगा। नेक्स्ट, व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल द क्वांटिटी इज कांस्टेंट। हमें कहा जा रहा है एक फ्लूइड है और वो फ्लूइड जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। फ्लूइड जो है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमें कहा जा रहा है तो क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ऑप्शन में वॉल्यूम था नहीं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन था, डेंसिटी। डेंसिटी जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था, और इसकी वजह ये है कि डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो फ्लूइड के मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के। तो इसका मतलब कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी। फिर आगे है द रिलेशन R अपॉन N। रिलेशन जो R अपॉन N है जिसकी वैल्यू है 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन इन अ गैस लॉ इज नोन एज। रिलेशन जो R अपॉन N जो है जिसकी वैल्यू 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर केल्विन है गैस लॉ में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास ऑप्शन था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला MCQ है वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज द ऑर्डर ऑफ। अब इसमें तमाम दिए गए एक्सपोनेंट -12, एक्सपोनेंट -13, 14 अलग दिए गए हैं। तो पूछा गया है कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ है, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर है एक्सपोनेंट -10 मीटर के ऑर्डर में ये होती है। फिर अगला MCQ हमारे पास है लेजर इज एन एक्रोनिम फॉर। लेजर जो है वो किसका एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो फुल फॉर्म हमें आपको मालूम होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर इसका एक्रोनिम है। फिर अगला है किलोवाट इज यूनिट ऑफ। अब इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, पावर और अलग अलग फोर्स, अलग चीज़ें हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है, यूनिट है।
फिर इसके बाद है नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसके अलावा जो है वो 31 अगस्त को आपको अगर किसी फ्रेंड से और मालूम हुआ हो कि फिजिक्स में कोई और एमसीक्यू आए हो जो यहाँ हम उसमें कंपाइल नहीं कर सके या हमें स्टूडेंट नहीं बता सके और आपको अगर मालूम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में क्या कर लें, आप वो एमसीक्यू यहाँ लिख दें ताकि हम जो है वो जब फाइनल कंपाइल करें हम इन एमसीक्यू को, फाइनल जब हम टाइप अगर करवाएं तो उसमें उन एमसीक्यू को भी क्या कर लें, हम उन एमसीक्यूज़ को भी हम शामिल कर लें। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।